नमस्कार। चलिए आज चलते हैं भारत के उत्तर पूर्व में एक ऐसी जगह जिसकी कहानी उसकी संस्कृति जितनी ही रंगीन है। हम बात कर रहे हैं मणिपुर की। तो इस सफर की शुरुआत करते हैं एक सवाल से। क्या कभी सोचा है कि महाभारत में जिस रत्न भूमि या जूल्ड लैंड का जिक्र है, वो जगह आज असल में कहाँ है? इसका जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला हो। जी हाँ, वो जगह है मणिपुर। भारत के उत्तर पूर्व का ये खूबसूरत राज्य अपनी बेमिसाल खूबसूरती और इतनी रिच संस्कृति की वजह से ही तो इसे भारत की रत्न भूमि कहा जाता है। तो चलिए इस रत्न भूमि को थोड़ा और करीब से जानते हैं, इसके इतिहास, इसकी संस्कृति और इसकी शानदार विरासत के जरिए। देखिए, मणिपुर का इतिहास सिर्फ कुछ राजाओं और तारीखों की कहानी नहीं है। नहीं, ये तो वीरता, बहुत गहरी परंपराओं और उस सांस्कृतिक गौरव की गाथा है जो आज भी वहां के लोगों की जिंदगी में सांस लेती है। तो अब जरा वक्त में पीछे चलते हैं और मणिपुर की उस प्राचीन गाथा को समझते हैं जिसकी जड़ें महाभारत जितनी पुरानी है। बहुत पहले मणिपुर को कांगलेई देश कहा जाता था और इसका कनेक्शन सीधा महाभारत से है। कहानी है कि अर्जुन ने यहीं की राजकुमारी चित्रांगदा से विवाह किया था। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये इलाका कितना ऐतिहासिक महत्व रखता है। और ये बातें सिर्फ कहानियों या किंवदंतियों में नहीं है। नहीं, मणिपुर का इतिहास बाकायदा लिखा हुआ है। एक शाही दस्तावेज है, चेत हारोल कुंबाबा, जिसमें लगभग 2000 साल का पूरा ब्यौरा बहुत संभाल कर दर्ज किया गया है। 33 ईस्वी, जरा सोचिए कितना पुराना है ये। इसी साल राजा पाखांगबा के साथ मणिपुर के शाही वंश की शुरुआत हुई थी। ये तारीख ही अपने आप में बताती है कि इस राज्य का लिखित इतिहास कितना गहरा और अविश्वसनीय है। अच्छा, अब कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। एक ऐसा दौर जिसने मणिपुर की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को कह सकते हैं कि हमेशा के लिए बदल दिया। ये बात है 18वीं सदी की। तब राजा थे पम्हेबा और उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने वैष्णव धर्म को राजधर्म बना दिया। बस इसी एक फैसले ने मणिपुर की संस्कृति को एक बिल्कुल नई दिशा दे दी। तो देखिए, राजा पम्हेबा से पहले क्या था, मणिपुर में ज्यादातर अपनी स्थानीय परंपराएं और मान्यताएं थीं, लेकिन उनके बाद वैष्णव धर्म राजधर्म बन गया। और हुआ ये कि बंगाल से जो गौड़ीय वैष्णव परंपरा आई, वो मैतेई संस्कृति के साथ ऐसे घुली मिली कि उससे मणिपुरी रासलीला जैसे अद्भुत नृत्य और दूसरी कई खूबसूरत कलाओं ने जन्म लिया। अब कहानी 19वीं सदी में पहुंचती है और इस बार मणिपुर का सामना एक नई और बहुत बड़ी ताकत से होता है, ब्रिटिश साम्राज्य। ये दौर था संघर्ष का, संधियों का और बहुत ही निर्णायक था। इस पूरे दौर को समझने के लिए 2 तारीखें बहुत जरूरी हैं। पहली 1826, जब यंडाबू की संधि हुई और ब्रिटिश हस्तक्षेप की शुरुआत हो गई। और फिर आया साल 1891, जब एंग्लो मणिपुरी युद्ध हुआ। ये अपनी आजादी के लिए एक बहुत बहादुरी से लड़ा गया संघर्ष था, लेकिन इसमें हार के बाद मणिपुर एक रियासत बन गया। फिर जब ब्रिटिश राज खत्म हुआ तो मणिपुर के इतिहास में एक बिल्कुल नया अध्याय शुरू हुआ, आधुनिक भारत में शामिल होने का सफर। ये पूरा बदलाव 3 अहम स्टेप्स में हुआ। पहला, 1947 में जब देश आजाद हुआ तो मणिपुर ने भी अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। फिर 1949 में भारत सरकार के साथ विलय समझौते पर दस्तखत हुए और आखिरकार 1972 में जाकर मणिपुर को भारतीय संघ के अंदर एक पूरे राज्य का दर्जा मिला। लेकिन देखिए, मणिपुर का इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं है, वो तो आज भी जिंदा है। कहाँ? इसकी बहुत ही वाइब्रेंट सांस्कृतिक विरासत में। और सच कहें तो यही आज इसकी सबसे बड़ी ताकत भी है। जरा सोचिए, मणिपुरी नृत्य की वो खूबसूरत कोमलता जिसमें रासलीला की कहानियां जीवंत हो उठती हैं। फिर थांगता मार्शल आर्ट की वो जबरदस्त एनर्जी और संगीती लोक रंगमंच की वो वाइब्रेंट परंपराएं, ये सब मिलकर ही तो मणिपुर की अनोखी पहचान बनाते हैं। और इस संस्कृति को जिंदा कौन रखता है? यहाँ के लोग, मैतेई, नागा, कुकी और पांगल यानी मणिपुरी मुसलमान। ये सभी समुदाय मिलकर इस राज्य का एक बहुत ही मजबूत और रंग बिरंगा सामाजिक ताना बाना बुनते हैं। यही तो इसकी डाइवर्सिटी है। तो हमने मणिपुर के गौरवशाली अतीत की एक झलक देखी, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, वो तो चल रही है। और सवाल यही है कि वीरता और संस्कृति की ये इतनी रिच कहानी आने वाले वक्त में, भविष्य में क्या नया मोड़ लेगी।